माय नेम इज गौरव शुक्ला और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस गुरु। पिछली क्लास के ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था कि हंस गणना ने डेफिनेशन क्या दी थी, कैसे नेशन स्टेट बना था और कैसे नेशन स्टेट बनता है, क्या क्या उसके पैरामीटर्स होते हैं। आज की डेट में हम लोग पढ़ेंगे कि बेटा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, और आपको मालूम है कि पहला आइडिया ऑफ नेशन भी कहां से इमर्ज हुआ था, ये भी कहां से हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हुआ था। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत अच्छे से आप लोगों ने 9th क्लास के ऊपर पढ़ा है। आइए उसको मैं एक बार क्विक ओवरव्यू देता हूं, तो कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट में बताइएगा। आइए, तो आपको अगर मैं बताऊं तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अगर एक टाइमलाइन हम लोग स्केल करते हैं तो 14 जुलाई 1789 के ऊपर 14 जुलाई 1789 के ऊपर पहली बार क्या होता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पार्ट में लेता है। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत कैसे होती है कि जो बेस्टाइल नाम का किला था उसको क्या कर देती है आम जनता, बेस्टाइल फोर्ट को डिमोलिश कर देती है। ठीक है, और बेस्टाइल फोर्ट की तोड़ने से ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। फिर आपने पढ़ा होगा कि इन द ईयर ऑफ 1791 यहां पर एक पार्टी बन के आती है जिस पार्टी का नाम था नेशनल असेंबली। पार्टी का क्या नाम था, नेशनल असेंबली। और इस नेशनल असेंबली ने फ्रांस के अंदर क्या लगाया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश किया था। यानी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले कहां पर आ रहा है, इन द ईयर ऑफ 1791 पर। अब जब फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर एस्टैब्लिश किया जा रहा है तो यहां पर पहली बार लोगों के अधिकारों के बारे में बात किया जा रहा है। यानी यहां पर पहली बार क्या आ रहा है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। और राइट्स ऑफ मैन में लोगों को क्या दिया जा रहा है, लोगों को बेसिकली पहली बार लोगों को इस डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के माध्यम से लोगों को इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी दिया जा रहा है। ठीक है ना, तीन चीजें लोगों को मिलती है। फिर आपने यहां पर पढ़ा होगा कि इन द ईयर ऑफ 1792 जब राजा किंग ऑफ प्रूशिया, किंग ऑफ ऑस्ट्रिया के साथ एक सीक्रेट निगोशिएशन करता है तो यहां पर नेशनल असेंबली राजा के खिलाफ क्या कर देती है, वॉर डिक्लेयर कर देती है। अच्छा, राजा ऐसा क्यों करता है, क्योंकि राजा पहले यहां पर आपको पता होगा कि एब्सोल्यूट मोनार्क हुआ करता था। क्या हुआ करता था, एब्सोल्यूट मोनार्क होता था, यानी उसकी पावर को कोई कंट्रोल नहीं करता था। लेकिन जब यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है तो ये एब्सोल्यूट मोनार्क क्या बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन रहा था। क्या बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। यानी राजा की पावर को अब किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, मोनार्क के द्वारा, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। तो 1791 पर जब राजा के खिलाफ लोगों ने बगावत कर दिया तो यहां पर नेशनल असेंबली क्या कर रही है, अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश करा करके राजा के खिलाफ अब क्या कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क एस्टैब्लिश की जा रही है। यानी जो राजा की पावर है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है। इन द ईयर ऑफ 1792 आपने यहां पर पढ़ा होगा, यहां पर किसका गवर्नमेंट बनता है, कन्वेंशन गवर्नमेंट बनता है। और ये कन्वेंशन गवर्नमेंट कौन लेके आता है, जैकोबियंस लेके आते हैं। जैकोबियंस बेसिकली एक पॉलिटिकल क्लब्स है जो सेंट जैकब नाम के चर्च के ऊपर पहली दफा बनता है। और ये जो कन्वेंशन गवर्नमेंट है, इनका जो रूलर हुआ करता था, इसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। अब 1792 के बाद 1793 से 1794 पर यहां पर जो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर है वो रेन ऑफ टेरर मचाता है। रेन ऑफ टेरर आपने यहां पर पढ़ा होगा कि बड़े लेवल पर यहां पर क्या होता है, एक्स नोबल एक्स क्लर्जी का, और जो उसके भी लोग जो होते थे, जो उसकी पॉलिसी से क्या करते थे, डिनाई करते थे, उनका वो क्या करा दिया करता था, खचाखच करा दिया करता था। व्हाट इज अ खचाखच, गुलोटिन करा देता था। क्या करा देता था, गुलोटिन कराता था। अब जब गुलोटिन कराता था तो इन द ईयर ऑफ 1794 ये जो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर है उसको भी क्या कर दिया जाता है, गुलोटिन कर दिया जाता है। इन द ईयर ऑफ 1795 यहां पर एक गवर्नमेंट बन के आती है। बेसिकली किस गवर्नमेंट का नाम क्या था, डायरेक्टरी गवर्नमेंट। और यहां पर डायरेक्टरी गवर्नमेंट
ज्यादा दिन तक स्टेबलाइज रूप से चल नहीं पाती है। फिर लगभग 4 से 5 साल के बीच यहाँ पर पॉलिटिकल वैक्यूम रहता है और इन द ईयर ऑफ 1792 यहाँ पर एक लीडर आता है, मिलिट्री डिक्टेटर आता है। उस मिलिट्री डिक्टेटर का नाम सभी लोगों को पता है कि नेपोलियन बोनापार्ट। क्या नाम था उसका? नेपोलियन बोनापार्ट। और ये नेपोलियन बोनापार्ट इन द ईयर ऑफ 1804 अपने आप को डिक्लेयर करता है। नेपोलियन अपने आप को कैसा डिक्लेयर करता है? एज अ एम्परर ऑफ फ्रांस, एज अ एम्परर ऑफ फ्रांस। और एज अ एम्परर ऑफ फ्रांस एस्टैब्लिश करने के बाद वो 1804 के अंदर यहां पर क्या लाता है? एक नेपोलियनिक कोड ऑफ कंडक्ट लाता है। क्या लाता है? नेपोलियनिक कोड ऑफ कंडक्ट। और नेपोलियनिक कोड ऑफ कंडक्ट क्या था कि उसने पूरे के पूरे फ्रांस के अंदर और जिन जिन कंट्रीज को उसने डिफेंड किया था वहां पर वो एक कोड ऑफ कंडक्ट लागू करता था। और इस कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर उसने बहुत सारी चीजें किया, जैसे यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजरमेंट लाया और एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन लाया, गिल्ड सिस्टम को हटाया और जो कई सारी करेंसीज थी वो सारी करेंसीज को उसने हटा करके 1 या 2 करेंसीज में कन्वर्ट कर दिया। और जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसको क्या किया? ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया। और आप देखेंगे 1804 के बाद जब यूरोप के अंदर लगभग 15 से अधिक कंट्रीज को नेपोलियन क्या कर देगा? डिफीट कर देगा। तो 1815 के अंदर एक फेमस बैटल होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू। और इस बैटल ऑफ वाटरलू के अंदर नेपोलियन क्या कर जाएगा? लॉस कर जाएगा। बैटल ऑफ वाटरलू के अंदर नेपोलियन क्या कर जाएगा? लॉस कर जाएगा। और उसके हारने के बाद यहां पर एक ट्रीटी होती है, जिस ट्रीटी को ऑस्ट्रिया के वाइस चांसलर जिसका नाम है ड्यूक मैटरनिक, वो क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है। इस ट्रीटी का नाम क्या है? ट्रीटी ऑफ वियना। तो आइए, ये पूरा का पूरा आपने समरी, मैं आशा करता हूं आपने समझ लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। आइए अब स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है? ठीक है, आप एनसीईआरटी को अपने सामने रखा करिए और जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं उसको समझते रहा करिए, आपको समझ में सब कुछ आएगा। ठीक है, तो देखिए, पहली बार अगर मैं बात करूं तो पहली बार फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही लोगों के दिलो दिमाग के अंदर क्या आता है? नेशनलिज्म नाम का चीज लोगों के पहली बार कब दिमाग में आता है? जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस करता है। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन कब प्लेस करता है? 14 जुलाई 1789। अब फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वाज अ फुल फ्लेज का मतलब क्या होता है? फुल फ्लेज का मतलब होता है वेल डेवलप्ड, यानी ये क्या था? एक कंप्लीटली वेल डेवलप्ड एक नेशन होता था। वेल डेवलप्ड एक नेशन होता था जिसकी एक वेल डिफाइंड टेरिटरी थी। टेरिटरी आप जानते होंगे, जैसे इंडिया की टेरिटरी क्या है? इंडिया की टेरिटरी अगर मैं यहां पर रफली बनाना चाहूं तो ये इंडिया की क्या है? ये चारों तरफ से ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, ये बाउंड्री क्या है? फिक्स है। इसी तरीके से फ्रांस की भी एक क्या होती थी? फ्रांस की एक वेल डिफाइंड बाउंड्री होती थी। और फ्रांस क्या होता था? एक वेल डेवलप्ड स्टेट होता था, नेशन स्टेट होता था, अंडर द कंट्रोल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क। एब्सोल्यूट मोनार्क का मतलब मैंने आपको पढ़ाया है, द पावर विच हैव नो रिस्ट्रेंट। द पावर विच हैव नो रिस्ट्रेंट, इसका क्या मतलब हुआ कि राजा बेलगाम घोड़ा था। राजा के ऊपर कोई भी किसी प्रकार का कोई भी कंट्रोल नहीं करता था। अब जब राजा के ऊपर कोई लगाम घोड़ा था, उसके पास सारी की सारी पावर्स होती थी। लेजिस्लेटिव पावर यानी लॉ मेकिंग पावर भी होती थी। एग्जीक्यूटिव पावर मतलब उन लॉज को कैसे इंप्लीमेंट करना है वो भी पावर उसी के हाथ में होती थी। जुडिशियल पावर भी उसी के हाथ में होता था। तो आप देखेंगे 14 जुलाई 1789 के ऊपर लोग क्या करेंगे? लोग बेस्टाइल नाम के फोर्ट को क्या कर देंगे? तोड़ ताड़ देंगे। बेस्टाइल वॉज द सेंटर ऑफ हेट एंड टेरर। वो बेस्टाइल को लोग क्या करते हैं? घृणा करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आप देखिए यहां पर एनसीईआरटी ने ब्यूटीफुली इसको समझाने की कोशिश किया है कि यहां पर ये आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है? ये बेस्टाइल नाम का किला है। अब ये जो दूसरी तरफ यहां पर ये बना हुआ ये क्या है? तो देखिए, एक जर्मन एल्मेनेक है। एल्मेनेक मींस होता है मैगजीन, जो 1798 के ऊपर एंड्रिस रेबमैन के द्वारा क्या किया जा रहा है? डिजाइन किया जा रहा है। अब ये क्यों डिजाइन किया जा रहा है? ध्यान से देखो, यहां पर पहले केस में उसने क्या बना रखा है? यहां पर बेस्टाइल बना रखा है और इसमें दिखा रहा है कि बेस्टाइल को यहां पर आम जनता ने किस प्रकार से स्टॉर्म कर दिया है। स्टॉर्म का मतलब है कैसे? तोड़ ताड़ दिया है।
तो यहां पर दिखाया जा रहा है कि रेवोल्यूशनरी क्राउड हैज बीन प्लेस्ड नेक्स्ट टू द सिमिलर फोर्ट्रेस मेन टू द रिप्रेजेंट द बेस्टाइन ऑफ डिस्पोटिक रूलर एज द जर्मन प्रोविंस ऑफ द कैसल। कह रहा है जो जर्मन ऑफ कैसल है आज की डेट में, जो जर्मनी के अंदर डिस्पोटिक किंग को दिखा रहा है, कह रहा उसका भी अंत एक दिन क्या होगा, ऐसा होगा। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर एक स्लोगन भी लिखा हुआ है कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोग क्या करेंगे, लोग अपने हाथों में पावर को सीज करेंगे। सीज का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करेंगे। सीज का मतलब क्या होता है, लोग अपने हाथों में पावर, सत्ता को ले लेंगे और अपने ही हाथ में लोग क्या ले लेंगे, फ्रीडम ले लेंगे, आजादी ले लेंगे। रेबमैन यहां पर ही दिखाना चाह रहा है कि जो सिटी ऑफ मेंज होगी और वह द मेंबर ऑफ जर्मन जैकोबियन ग्रुप, ऐसा कौन लोग करेंगे, जैकोबियंस जैसे वहां पर फ्रांस के अंदर थे वैसे ही कुछ ग्रुप्स कहां पर बनेंगे, जर्मन के अंदर बनेंगे। और जर्मन आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि जर्मन बेसिकली क्या था, 39 स्टेट्स का, 39 स्टेट्स का आपस में क्या था, कॉन्फेडरेशन था। ठीक है, तो वो ये बताना चाह रहा है कि जिस प्रकार बेस्टाइल नाम के फोर्ट को एक बार तोड़ दिया है आम आदमी ने, वैसे ही जर्मनी के अंदर ये जो 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन है, एक दिन ऐसा आएगा कि लोग यहाँ पर ये जो बेस्टाइन नाम का जो ये फोर्ट है, ये कैसल नाम का ये जो फोर्ट है, इसको क्या कर देंगे, लोग तोड़ ताड़ देंगे। अब देखिए जब 1789 के अंदर यहां पर क्या हो रहा है, बेस्टाइल नाम के किले को फोड़ा जा रहा है, तो 1791 के अंदर मैंने अभी आपको बढ़ाया कि 1791 के ऊपर यहां पर क्या हो रहा है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आ रहे हैं। पहली बार यहां पर क्या लाया जा रहा है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन लाया जा रहा है। और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की क्या बात कर रहा है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेंस। पहली बार लोगों के लिए क्या लाई जा रही है, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी लाई जा रही है। तो आप देखेंगे कि यहां पर कुछ क्या हो रहे हैं, पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आ रहे हैं। फ्रांस के लोगों के लिए पहली बार क्या लाया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन लाया जा रहा है। ठीक है, दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो किसके आने से हो रहा है, फ्रांस के क्रांति के आने से हो रहा है। और यहां पर ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। इसका क्या मतलब है, देखो इसका क्या मतलब है, ध्यान सुनो। पहले यहां पर 1789 के पहले यहां पर जितना भी डिसीजन मेकिंग था वो किसके हाथों में होता था, एब्सोल्यूट मोनार्क के हाथ में होता था। यानी सब सारे डिसीजंस कौन लेता था, ये मोनार्क लेता था, राजा लेता था। लेकिन 1791 के अंदर ये जो नेशनल असेंबली लोग थे, ये कौन लोग थे, इसको किसने इलेक्ट किया था, इसको हम ही लोगों ने, आम आदमी को रिप्रेजेंट करने वाले लोग थे। यानी अब यहां पर जो डिसीजन मेकिंग है, वो डिसीजन मेकिंग किसके हाथों में आ रही है, लोगों के हाथों में आ रही है। और इस डिसीजन मेकिंग के ट्रांसफरिंग को ही यहां पर क्या बोला जा रहा है, पावर ऑफ सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि जब डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी लोगों के हाथों में स्थानांतरित हो जाए, उस चीज को हम लोगों ने क्या बोला कि सॉवरेनिटी किसके हाथों में ट्रांसफर हो गई, आम आदमी के। यानी जो पहले मोनार्क था, वो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या हो रहा है, यहां पर अंत हो रहा है। और ये रेवोल्यूशन प्रोक्लेम करता है, प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करता है। क्या करता है घोषणा, दैट द पीपल हु वुड henceforth कॉन्स्टिट्यूट, यानी जो लोग यहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, कौन लोग कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, नेशनल असेंबली के लोग, नेशनल असेंबली के लोग कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। नेशनल असेंबली के लोग हैं कौन, ये हैं वी द पीपल ऑफ फ्रांस। ये कौन है, वी द पीपल ऑफ फ्रांस। वी द पीपल ऑफ फ्रांस के लोग कौन से हैं, ये वहां के आम जनता क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कौन दे रहा है, ये हम लोग दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूशन से हम पूरे राष्ट्र का, पूरे नेशन का क्या बनाएंगे, इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हम पूरे नेशन के ऊपर लागू करेंगे और अपने भाग्य को क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन ये इस बात को स्थानांतरित करता है कि आज से जो लोगों के पावर आ गई है, कैसी पावर आ गई है, डिसीजन लेने की पावर आ गई है। आज से राजाशाही क्या कर दी जाती है, अंत कर दी जाती है और लोगों के हाथों में क्या जाती है, पावर का ट्रांसमिट हो जाता है। समझ में आया होगा बात, ठीक है। अब देखिए आगे, हाँ, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग The French revolutionaries introduced various measures। measures का मतलब होता है
कई प्रकार के चीजें रिफॉर्म रूप में लागू करना, यानी वहां पर बहुत प्रकार के चेंजेस लाए जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं? चेंजेस लाए जा रहे हैं, जिससे लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी आ जाए। और ये कलेक्टिव आइडेंटिटी माय डियर फ्रेंड अगर आ जाएगी तो लोगों के अंदर क्या आ जाएगा? एक नेशनलिज्म नाम की भावना आ जाएगी। जैसे हम सब भारतीय हैं, ये हमारी क्या है? ये हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। और इससे एक राष्ट्र के अंदर रहने वाले सारे लोग एक दूसरे से क्या करते हैं? कलेक्टिव फॉर्म में अपने आप को बॉन्डेड महसूस करते हैं। यानी अगर मैं बात करूं तो कलेक्टिव आइडेंटिटी भारत के लोगों के अंदर कैसे आती है कि हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय कैसे मतलब हुआ? यानी ये जो सेंस है, ये सेंस कैसे आता है? ये नेशनलिज्म के थ्रू आता है कि हम सब आपस में क्या है? भारतीय हैं। और ये कैसे लाया गया फ्रांस के अंदर? द आइडियाज ऑफ ला पैट्रे द फादरलैंड। जैसे हमारी जन्मभूमि क्या है? हमारी मातृभूमि क्या है? धरती माता। वैसे वहां पर लाया जा रहा है ला पैट्रे। ला पैट्रे का मतलब फादरलैंड का पहली बार यूज किया जा रहा है। और वहां पर जो रहने वाले जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको क्या बोला जा रहा है? ले सिटियन। सिटियन का मतलब क्या है? यहां पर ये दिखाना जा रहा है कि बेटा ये जो फ्रांस है, ये फ्रांस का जो फादरलैंड है, हम सारी संतानें क्या हैं? उसी से पैदा हुए हैं। इसीलिए जब आदमी को ये महसूस करा दिया जाए कि हम सारे लोगों का जो ओरिजिन है वो क्या है? एक है, तो हर व्यक्ति एक दूसरे से क्या महसूस करेगा? कनेक्टिव रूप में, बॉन्डेड रूप में एक दूसरे से महसूस करेगा। और ये जब कनेक्टिविटी एक लोगों के प्रति दूसरे लोगों के प्रति आ जाएगी तो ये कलेक्टिव आइडेंटिटी से आदमी के अंदर क्या आ जाता है? नेशनलिज्म आ जाता है। और ये लोगों ने किसने यूज किया? उस टाइम के जो फ्रेंच फिलोसफर्स थे, उन्होंने इस चीज को, नोशन का, इस अंडरस्टैंडिंग को इम्फेसिस किया, मतलब इसके ऊपर ध्यान दिया। क्यों ध्यान दिया? ताकि यूनाइटेड कम्युनिटी हो सके, यानी हर व्यक्ति एक साथ आ सके। क्यों आ सके? क्योंकि जब तक वो एक नहीं आएगा तब तक उसको क्या नहीं मिलेंगे? इक्वल राइट्स। और ये इक्वल राइट्स किसने दिया था? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था। और यही इक्वल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैसा डिफाइन किया गया है? डिक्लेरेशन ऑफ मेंस। डिक्लेरेशन ऑफ मेंस। और बेसिकली यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या नाम जाने जाते हैं? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स नाम से, फंडामेंटल राइट्स नाम से आता है। अब बताइए 1791 के अंदर जो राजा थे उसके हाथों से क्या कर ली गई? पावर को छीन ली गई। अब हाथों में किसकी पावर ट्रांसमिट हो गई? लोगों के हाथों में आ गई। तो जब लोगों के हाथों में पावर आ जाएगी तो जो फ्रेंच फ्लैग है, अच्छा फ्रेंच फ्लैग किस कलर का था बताइए जरा? फ्रेंच फ्लैग किस कलर का था? फ्रेंच फ्लैग अगर मैं आपसे कहूं तो फ्रेंच फ्लैग के 3 कलर थे। कौन कौन से कलर थे? एक रेड था, एक ब्लू था और एक व्हाइट कलर था। तो पहली बार फ्रांस के अंदर क्या लाया जा रहा है? एक फ्रेंच फ्लैग लाया जा रहा है ट्राई कलर का। कौन कौन से कलर? रेड, व्हाइट एंड ब्लू। was chosen to replace what? The former means पहले जो रॉयल स्टैंडर्ड था। रॉयल स्टैंडर्ड का मतलब जो राजा का जो झंडा था उसको लोगों ने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। जैसे अगर आप समझेंगे बात को तो जब हम लोग 1947 के अंदर आजाद होते हैं तो जो ब्रिटिशर्स का जो झंडा था, ब्रिटिशर्स के झंडे को हम लोगों ने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। किस कलर के फ्लैग से? हमारा जो नेशनल फ्लैग है, ठीक है, उस फ्लैग से हम लोगों ने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। अब यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर यहां पर आगे चले हम लोग तो 1791 के अंदर लोगों के हाथों में क्या दिया गया था? कुछ फंडामेंटल राइट्स जिसे हम डिक्लेरेशन ऑफ मेंस बोलते हैं। लेकिन क्या वास्तव में यह डिक्लेरेशन ऑफ मेंस सभी लोगों के लिए था? नहीं था। क्यों नहीं था? अगर आप यहां पर समझेंगे तो डिक्लेरेशन ऑफ मेंस सारे लोगों के लिए नहीं था। क्यों नहीं था बॉस? क्योंकि अगर आप ऊपर थोड़ा सा चले यहां पर तो ये जो डिक्लेरेशन ऑफ मेंस थे ये केवल ज्यादातर किसके लिए? यहां पर आप देखेंगे अगर नेशनल असेंबली के अंदर, तो नेशनल असेंबली के अंदर लोगों को क्या किया गया था? 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया गया था। इस नेशनल असेंबली ने लोगों को क्या कर दिया था? 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, पूरी सोसाइटी को।
एक सोसाइटी किसकी बना दी गई थी? एक्टिव सिटीजन की। एक सोसाइटी किसकी बनी थी? एक्टिव सिटीजन। और दूसरी सोसाइटी किसकी बन गई थी? पैसिव सिटीजन। और एक्टिव सिटीजन के अंदर किसको रखा गया था? ऑल द मेंस जिसकी एज क्या थी? 25 प्लस थी। और जो व्यक्ति के पास खुद की क्या होती थी? प्रॉपर्टी होती थी। और तीसरी कैटेगरी क्या होता था? दोज हु आर एबल टू पे 3 टाइम टैक्स, 3 टाइम्स टैक्स ऑफ अ डेली वेज वर्कर, ऑफ अ डेली वेज वर्कर। केवल उसी को क्या माना गया था? एक्टिव सिटीजन। और उस एक्टिव सिटीजन के हाथों में क्या दिया गया था? राइट टू वोट दिया गया था। यस और नो? तो क्या वास्तव में जो यहां पर डेमोक्रेसी की बात कर रही है नेशनल असेंबली, क्या ये वास्तव में डेमोक्रेसी है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर आपने क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया है कि भैया जो 3 टाइम टैक्स दे पाएगा डेली वेज वर्कर का, जिसके पास खुद की प्रॉपर्टी हो पाएगी, उसी को हम बेसिकली क्या देंगे? राइट टू वोट देंगे। और ये सही मायने में डेमोक्रेसी नहीं है। और यही चीजें नेशनल असेंबली को क्या कर देगी? मिला देगी, मिट्टी में मिला देगी। आप देखेंगे कुछ टाइम बाद 1792 के अंदर कन्वेंशन गवर्नमेंट बन जाती है। ठीक है, आइए आगे चलते। चलिए आगे आइए। ठीक है ना? तो यहां पर आप देखेंगे कि भैया स्टेट जनरल्स, अब स्टेट जनरल आपको पता होगा कि 3 प्रकार के बेसिकली स्टेट जनरल थे, क्लर्जी के, नोबिलिटी के एंड थर्ड स्टेट के। यही थर्ड स्टेट के लोगों की जब मांगे, इनकी क्या मांग थी कि भैया आपको अगर याद होगा थोड़ा सा कि 20 मई 1789 को राजा ने एक मीटिंग बुलाई थी। किस लिए बुलाई थी? राजा ने पैलेस ऑफ वर्साई के अंदर एक मीटिंग क्यों बुलाई थी? क्योंकि उसको नया टैक्स क्या करना था? इंपोज करना था। और यहां पर राजा क्या चाहता था? इक्वल प्रोपोर्शनेट वोटिंग चाहता था। लेकिन यहाँ के जो लोग थे, थर्ड स्टेट के लोग, वो चाहते थे कि भैया क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 1 वोट 1 वैल्यू होना चाहिए। तो ये लोग क्या हो गए थे? ये लोग नाराज होकर के कहां निकल गए थे? आउट ऑफ द वर्साई। और टेनिस कोर्ट 20 जून 1789 के अंदर इन्होंने ओथ लिया टेनिस कोर्ट के ऊपर। और टेनिस कोर्ट के ऊपर जब ओथ लिया तो इन्होंने क्या बनाया था? 1791 के अंदर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। और ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिकली इन लोगों ने क्या किया था? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया नेशनल असेंबली वालों ने, यहां पर इन लोगों ने क्या किया? 2 प्रकार के सिटीजन्स बना दिए, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। और आपको अगर याद होगा कि 745 मेंस, यही लोग क्या हो रहे थे? फाइनली नेशनल असेंबली बना रहे। यही लोग क्या बना रहे थे? नेशनल असेंबली बना रहे हैं। ठीक है ना? और यही नेशनल असेंबली के लोगों ने अपने आप को क्या नाम दे दिया? इन्हीं लोगों ने अपने आप को क्या नाम दे दिया? नेशनल असेंबली नाम दे दिया। ठीक है, आगे चले। अब देखिए यहां पर क्या किया जा रहा है? यहां पर लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए न्यू हाइम्स बनाया जा रहा है। हाइम्स का मतलब कुछ पोएम्स टाइप की चीजें बनाई जा रही है। ओथ्स लिए जा रहे हैं। ओथ्स कहां लिया गया था? ये देखो मैंने अभी अभी पढ़ाया आपको, 20 जून 1789 के अंदर टेनिस कोर्ट के अंदर क्या किया जाता है? ओथ लिया जाता है। मार्टियर्स कम्युनिकेटेड। मार्टियर्स का मतलब होता है कि जिन लोगों का बलिदान हम लोगों ने दिया है, यानी इस स्ट्रगल में जिन लोगों की भी जानें हमने गंवाई हैं, उनको क्या किया गया? वापस से याद किया गया। ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, और राष्ट्र के नाम पर ये सारी चीजें की गई। और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया, वॉज पुट इन प्लेस एंड फॉर्मुलेटेड ये यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं इक्वलिटी। पहले राजा क्या करता था? जो क्लर्जी होता था उसको अलग प्रकार का न्याय देता था, और जो नोबिलिटी होता था उसको अलग प्रकार का न्याय देता था, थर्ड स्टेट को अलग प्रकार का न्याय देता था। यानी यहां पर किसी प्रकार की यूनिफॉर्मिटी नहीं होती थी लॉस पर। लेकिन पहली बार यहां पर क्या किया जा रहा है कि भैया इन द आईज ऑफ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, इन द आईज ऑफ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, आज के बाद सारे लोगों को क्या दिया जाएगा? इक्वल स्टेटस दिया जाएगा। यानी अगर आपने कोई भी क्राइम किया है
तो उस क्राइम का सजा आपको क्या किया जाएगा, बराबर रूप से दिया जाएगा। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज वर एस्टैब्लिश, इसका क्या मतलब है, देखो इसका यह मतलब है कि जब एक व्यापारी, इसको समझाता हूं मैं तुम्हें एक एग्जांपल से, देखो जब एक व्यापारी एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक चलता था, ये मान लो ये फ्रांस का मैप है, अब यहां पर वो चल रहा है मान लीजिए नैन्स नाम की जगह से, कहां चल रहा है, नैन्स, और नैन्स से चलने के बाद वो कहां पहुंचता है, अगले चलता है बॉर्डेक्स के अंदर, कहां चलता है, बॉर्डेक्स के अंदर। तो जो नैन्स के अंदर से बॉर्डेक्स के अंदर जाया करता था, तो जैसे ही वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाया करता था, तो उसको क्या देना होता था, टैक्स देना होता था। फिर वो अगले स्टेट पर जाता था, तो फिर उसको क्या देना होता था, टैक्स देना होता था। फिर वो जाता था तो फिर टैक्स लगता था, यानी उसके ऊपर मल्टीपल टाइम के क्या लग जाते थे, टैक्स लग जाते थे। और ये टैक्स किसके आधार पर लगा करता था, कस्टम टैक्स के रूप में। कस्टम टैक्स का मतलब सामान को आदान प्रदान करने के ऊपर लगने वाला टैक्स। तो आप अल्टीमेटली देखिए कि जब सामान के ऊपर बहुत प्रकार के टैक्सेस लग जाएंगे तो सामान क्या हो जाएगा, इसका प्राइस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और किसी चीज का अगर प्राइस अधिक हो जाएगा उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम। तो पहली बार यहां पर क्या किया जा रहा है कि इस प्रकार की व्यवस्था को क्या किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। और क्या किया जा रहा है, और क्या किया जा रहा है, आप देखेंगे कि जो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट लाया जा रहा है। इसका क्या मतलब है, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें कि भैया पहले के अंदर क्या होता था कि जैसे एक व्यापारी नैंड से बॉर्डेक्स के ऊपर चला, बॉर्डेक्स से अगले पे चला, और वो चलते चलते एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चला गया। मान लीजिए कहां चला गया, जर्मनी के अंदर चला गया। अब मान लीजिए कि नैंड्स पर वो व्यापारी जब चला तो जो कपड़ा का उस समय लंबाई नापी जाती थी वो ईल नाम पर पैरामीटर होता था, ईल। तो मान लीजिए एक ईल की लेंथ कितनी मानी गई, 53.3 सेंटीमीटर। अब जब जर्मनी के अंदर वो पहुंचता था तो इसकी लेंथ क्या हो जाती थी, चेंज हो जाती थी। इसको लोग कह देते थे कि चलो आज से हम क्या मानेंगे, 55.5 सेंटीमीटर। अब आप एक चीज बताइए, अगर यहां पर लेंथ ऑफ मेजरमेंट एक नहीं रहेगी, लेंथ ऑफ मेजरमेंट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो बताइए क्या इजियर ट्रेड एंड कॉमर्स हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और जब इजियर ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं हो पाएगा तो पहली बार क्या किया जा रहा है, ये यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजरमेंट लाया जा रहा है। बेसिकली यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजरमेंट सबसे पहले लाए किसके द्वारा गए थे, ये लाए गए थे, यही है, यही इसी के अंदर लाए गए थे, नेपोलियनिक कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर। जैसे मान लीजिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री के ऊपर लोग चलते थे, तो अगर वेट को मेजर करना है तो एक कंट्री कह रही है कि मैं क्या जानती हूं, पाउंड जानती हूं। दूसरी कंट्री क्या कह रही है कि भैया मैं पाउंड नहीं जानती हूं, मैं केजी जानती हूं। तीसरी कंट्री कह रही है नहीं मैं तो क्या जानती हूं, मैं जानती हूं भैया, मैं जानती हूं क्या, ग्राम। तो भैया आप जब बताइए, जब इस तरह की सारी चीजें हो जाएंगी तो क्या यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजरमेंट के अभाव में क्या प्रॉपर ट्रेड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और नेपोलियनिक कोड ऑफ कंडक्ट है बेसिकली ये सारा कुछ मैं पढ़ा रहा हूं जो आपको। नेपोलियन ने ये सारी चीजें क्या की थी, स्टैब्लिश की थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेपोलियनिक कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, अब यहां पर क्या किया जा रहा है, यहां पर यूनिफॉर्मिटी लाई जा रही है वेट्स एंड मेजरमेंट पर, और इसको अडॉप्ट किया जा रहा है। रीजनल डायलेक्ट्स का मतलब क्या है, जैसे हम लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर चलते हैं तो हमारी क्या हो जाती है, कई प्रकार की बोलियां चेंज हो जाती है। और आप जैसे कानपुर तरफ चले जाइए तो वहां पर कनपुरिया बोली जाती है, महोबा के अंदर चले जाइए तो वहां पर अलग भाषा बोली जाती है। तो फ्रांस के अंदर सबसे पहले नेपोलियन क्या बोल रहा है कि भैया आज के बाद तुम्हें केवल क्या बोलनी है, फ्रेंच भाषा का ही यूज करना है। और जितनी भी प्रकार की जो रीजनल डायलेक्ट्स हैं, जो छोटी मोटी बोलियां उपबोलियां हैं, इनको आज से क्या किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है और समाप्त किया जाता है। आज के बाद केवल एक ही भाषा को स्पोक किया जाएगा और रिटर्न किया जाएगा पेरिस के अंदर से, वो है फ्रांस। और यही फ्रांस की भाषा, जो फ्रेंच भाषा है, यही आज से क्या हो जाएगी, कॉमन लैंग्वेज हो जाएगी। समझ में आ रहा है। अब भैया क्या किया, द रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वॉज द मिशन। आज से मिशन है कि जिस प्रकार से हमने फ्रांस के अंदर
क्या एस्टैब्लिश किया है? क्या एस्टैब्लिश किया है बोलो? कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश किया है। जिस प्रकार से हमने यहां पर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश किया है, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश किया है, और जिस प्रकार से हमने मोनार्क को क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। अब हमारा ये दायित्व बनता है कि जितने भी हमारे यूरोपियन नेशंस हैं, जो अगल बगल वाले जो कंट्रीज हैं, वहां के लोगों का भी डेस्टिनी कौन बदलेगा? हम लोग बदलेंगे। डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य बदलेंगे। फ्रेंच नेशन का, फ्रेंच नेशन की तरह ही वहां पर भी लोगों को क्या करेंगे? मोनार्क से लिबरेट करेंगे। लिबरेट का मतलब क्या करेंगे? हम लोग आजाद करेंगे। और यूरोप के अंदर डिस्पोटिज्म जहां जहां है, डिस्पोटिज्म का मतलब क्या है? अनलिमिटेड पावर। जहां जहां पर अनलिमिटेड पावर है, उस अनलिमिटेड पावर को हम लोग आज से क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। और हम लोग क्या बनेंगे? लिबरेटर बनेंगे। क्या बनेंगे? लिबरेटर बनेंगे, जो लोगों को क्या करेगा? राजा के चंगुल से उनको क्या करेगा? आजाद करेगा। अगर आप यहां पर देखिए, यहां पर आप देखिए तो 1804 के अंदर, 1804 के अंदर नेपोलियन अपने आप को क्या डिक्लेयर कर रहा है? एज अ एम्परर ऑफ फ्रांस। और ये एम्परर ऑफ फ्रांस कि जब भी आर्मी, फ्रेंच आर्मी एक कंट्री से दूसरे कंट्री पर जाया करते थे, तो इनको क्या बोला जाता था कि भैया ये क्या आ गई? ये आ गए हार्बिंजर आ गए। कौन आ गए? हार्बिंजर। हार्बिंजर का मतलब होता है देवदूत। यानी ये हम लोगों को क्या करेंगे? आजाद दिलाएंगे। आजादी दिलाएंगे किससे? राजाशाही से हमें आजादी दिलाएंगे। एनसीईआरटी ने ब्यूटीफुली यहाँ पर एक पेंटिंग के माध्यम से दिखाने की कोशिश किया है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं। एक सेकेंड। एनसीईआरटी ने यहां पर क्या किया है? एक पेंटिंग बनाई है। देखिए पेंटिंग में समझिए क्या समझाना चाह रही है एनसीईआरटी। यहां पर अगर मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूं, तो यहां पर आप देखिए ये क्या है? ट्री ऑफ लिबर्टी। ट्री ऑफ लिबर्टी इम्प्लांट कौन कर रहा है? ये तुम्हें दिख रही है? ये आर्मी तुम्हें दिख रही है? ये आर्मी कौन है? ये किसकी आर्मी है? ये फ्रेंच आर्मी। ये कौन आर्मी है? फ्रेंच आर्मी। ये फ्रेंच आर्मी किसके कंट्रोल में थी? नेपोलियन के कंट्रोल में। किसके कंट्रोल में थी? नेपोलियन के कंट्रोल में। अब तुम्हें यहां पर दिख रहा होगा, यहां पर क्या दिख रहा होगा कि भैया यहां पर लोगों को क्या किया जा रहा है? सताया जा रहा है। यहां महिलाओं को क्या किया जा रहा है? सताया जा रहा है। देखो मैं दिखाता हूं तुम्हें, एक एक करके दिखाता हूं। द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है आम जनता, of this color print by the German painter कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज। ये पेंटिंग किसने बनाई है? कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज। देखो एनसीईआरटी की जितनी भी पेंटिंग है तुम्हारे सीबीएसई एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर दिखाया जा रहा है इज द ऑक्यूपेशन ऑफ टाउन, दैट इज टाउन का नाम क्या लिखा हुआ है? जबलिकब्रुकन बाय द फ्रेंच आर्मीज। फ्रेंच सोल्जर्स यहां पर रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं अपनी ब्लू, व्हाइट और रेड यूनिफॉर्म्स। ये जो ट्री ऑफ लिबर्टी लगा रहे हैं, ये किसका पेड़ लगा रहे हैं? लिबर्टी का पेड़ लगा रहे हैं, आजादी का पेड़ लगा रहे हैं। रिकॉग्नाइज बाय देयर ब्लू, व्हाइट एंड रेड कलर की इन्होंने क्या पहन रखी है? यूनिफॉर्म पहन रखी है, तुम्हें दिख रही होगी। हैव बीन पोर्ट्रेज एज द ऑपरेसर्स। ऑपरेसर्स का मतलब जो सताने वाले लोग हैं। एज द सीज आ पीजेंट्स कार्ट लेफ्ट। यहां पर यह दिखाया जा रहा है कि भैया एक जो पीजेंट है, जो एक किसान है, उस गरीब किसान की जो कार्ट है, जो बैलगाड़ी है, उसको क्या कर लिया इन लोगों ने? छीन लिया। ठीक है। और यहां पर हैरेस सम यंग वुमेन, ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये महिलाओं के लोग क्या कर रही है? इसकी आर्मी, ये आर्मी क्या कर रही है? सता रही है। महिलाओं के ऊपर क्या की जा रही है? जाति की जा रही है। और क्या लिखा हुआ है? एंड फोर्स अ पीजेंट डाउन हिज नीज। यहां पर ये एक पीजेंट बैठा हुआ है जिसको उसके घुटने के ऊपर क्या किया गया है? ला करके रख दिया गया है और उसको क्या किया जा रहा है? ऑप्रेस किया जा रहा है। तो यहां पर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो ट्री ऑफ लिबर्टी जैसे ही आया, जो जर्मनी के अंदर क्या की जा रहा है? स्टैब्लिश किया जा रहा है। वॉज द ट्रांसलेशन रीड्स। क्या भैया ये क्या कहता है?
इसके अंदर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा तो आप यहां पर क्या लिखा हुआ है देखिए जरा, यहां पर लिखा हुआ है कि भैया हमसे क्या लीजिए, हमसे क्या लीजिए, फ्रीडम लीजिए। क्या लीजिए? फ्रीडम लीजिए। इसको इरेज कर देते हैं। यानी यहां पर क्या लिखा है? टेक फ्रीडम, हमसे क्या लीजिए? आजादी। कौन कह रहा है? फ्रांस की आर्मी कह रही है। और इक्वालिटी फ्रॉम अस द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी, हम लोग क्या स्थापित करने आए हैं? मानवता को स्थापित करने आए हैं। एंड दिस इज द सार्कस्टिक्स रेफरेंस टू द क्लेम ऑफ द फ्रेंच एज बीइंग लिबरेटर। ये हम लोग कौन है? हम लोग हैं लिबरेटर। लिबरेटर का मतलब होता है आजादी दिलाने वाले। किससे दिलाएंगे तुम्हें आजादी? मोनार्क से। यानी इस मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से हम क्या दिलाएंगे? तुम्हें आजादी दिलाएंगे। और आजादी दिलाने के बाद क्या करेंगे? तुम्हें, तुम्हारी राजाशाही से तुम्हें आजाद करेंगे। बात समझ में आई? तो ये पेंटिंग ब्यूटीफुली यहां पर एनसीईआरटी ने क्या किया है? बना करके समझाने का कोशिश किया है। ठीक है, बात समझ में आया? अब आगे देखो, यानी अदर पीपल्स को भी हम यूरोप के अंदर क्या करेंगे? नेशन स्टेट्स बनवाएंगे। और जहां जहां पर नेशन स्टेट बनेगा वहां वहां पर भैया नेपोलियन चाचा का क्या लगेगा? नेपोलियनिक कोड ऑफ कंडक्ट। क्या लगेगा? नेपोलियनिक कोड ऑफ लागू किया जाएगा। ठीक, तो जब न्यूज आती थी, किस चीज की न्यूज आती थी? लोगों के पास न्यूज आती थी कि भैया कौन आ रहा है, देखो देखो कौन आया, नेपोलियन आया। और नेपोलियन की क्या आ रही है? यहां पर आर्मी आ रही है, हार्बिंजर आ रहे हैं, देवदूत आ रहे हैं, डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप। तो भैया इनका वेलकम किया जाता था स्टूडेंट्स के द्वारा बढ़ चढ़ करके। अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास इनको क्या करते थे? वेलकम करते थे। और इन्हीं की तर्ज पर क्या बनाना स्टार्ट कर देते थे? जैकोबियंस क्लब बना देते थे। और their activities and the campaigns prepared the way of the French armies। और जैसे ही ये जैकोबियंस के रूप में जैकोबियंस क्लब बनते थे अलग अलग कंट्री पर, तो भैया इन लोगों को एक चीज मालूम होती थी कि भैया फ्रेंच आर्मी आ रही है तो हमको क्या दिलाएगी? हमको क्या दिलाएगी? आजादी दिलाएगी। और इस आजादी को हम लोग क्या करेंगे? एंजॉय करेंगे, राजा से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। और ये सबसे पहले कहां पर हो रहा है? हॉलैंड। यानी हॉलैंड नाम की कंट्री पर लोग वेलकम कर रहे हैं नेपोलियन की आर्मी का। और हॉलैंड के अंदर सबसे पहले हॉलैंड को क्या बनाया जाता है? नेशन स्टेट स्टेब्लिश किया जाता है और वहां के राजाशाही से उसको मुक्त किया जाता है। बेल्जियम के अंदर दूसरी कंट्री, स्विट्जरलैंड के अंदर इसी तरीके से, और मच ऑफ द इटली को भी 1790s के अंदर क्या किया जाता है? कर दिया जाता है, आजाद कर दिया जाता है। विद द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशनरी वॉर्स। अब रेवोल्यूशनरी वॉर्स क्यों होंगी? क्योंकि जो राजा है और जो वहां की फ्रेंच आर्मी जो वहां पर पहुंच रही है, उसके बाद क्या होगा? उनके बीच लड़ाई होगी। और लड़ाई होने के बाद जब आम आदमी उनका सपोर्ट करेगा तो भैया ऑब्वियस सी बात है फ्रेंच आर्मी क्या कर जाएगी? जीत जाएगी। और फ्रेंच आर्मी फिर क्या करती थी? ये आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को अब्रॉड ले जाती थी। अब्रॉड का मतलब होता है एक नेशन से दूसरे नेशन की तरफ ले जाती थी। कुल मिला के इन्होंने एक चीज की स्थापना करने की कोशिश की थी कि पूरे पूरे यूरोप के अंदर हम लोग क्या एस्टैब्लिश करेंगे? हम लोग पूरे के पूरे यूरोप के अंदर क्या एस्टैब्लिश करेंगे? नेशन स्टेट। और वह नेशन स्टेट के अंदर हम लोगों को तीन चीजें देंगे। क्या क्या देंगे? एक देंगे इक्वालिटी, दूसरा लिबर्टी,
और तीसरा क्या देंगे, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, 3 चीजें देंगे, ठीक है ना। विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ द टेरिटरी, यानी जहां जहां पर वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहा था, जहां जहां पर भी फ्रांस की आर्मी पहुंच रही थी, लोगों को आजाद कर रही थी, वो सारा कुछ किसके कंट्रोल में आ रहा था, फ्रेंच टेरिटरी पे आ रहा था। और जो जो चीज भी फ्रेंच टेरिटरी के अंदर आ रही थी, वहां वहां पर नेपोलियन का क्या लाया जा रहा था, नेपोलियनिक कोड ऑफ कंडक्ट लाया जा रहा था। क्या लाया जा रहा था, नेपोलियनिक कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, ये नेपोलियनिक कोड ऑफ कंडक्ट कब लाया गया था, 1804 के अंदर। तो भैया नेपोलियन ने क्या किया था, बहुत प्रकार के रिफॉर्म्स लाए थे, चेंजेस लाए थे, दैट हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन दी फ्रांस थ्रू आ रिटर्न। अब मैंने क्या क्या मैंने आपको बताए थे, आपको नेपोलियनिक कोड ऑफ कंडक्ट क्या क्या थे बताइए, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजरमेंट, मैं यहां पर लिख देता हूं ना। कोई आपसे कह दे कि नेपोलियनिक कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर उसने क्या क्या लाया था, कोड ऑफ कंडक्ट ये लाए गए थे 1804 में। सबसे पहले कहां इंप्लीमेंट किए गए थे, फ्रांस के अंदर। इसके अंदर क्या किया गया था, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजरमेंट, वेट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है ना। और जो कई सारी मल्टीपल करेंसीज थी, उन करेंसीज को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, और लगभग 2 करेंसीज के अंदर इसको क्या किया गया, ला करके खड़ा कर दिया गया। और क्या लाया गया, एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन लाया गया। एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन क्यों लाया गया, ताकि सामान अगर एक जगह से दूसरी जगह पर बेहतरीन तरीके से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, तो इजियर जब ट्रांसपोर्टेशन होगा तो इजियर ट्रेड होगा, इजियर ट्रेड एंड कॉमर्स होगा, और इजियर ट्रेड एंड कॉमर्स होगा तो देश का जीडीपी जनरेट होगा। और किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, जीडीपी पर, है ना। और क्या किया गया, जो कस्टम ड्यूटीज थे, कस्टम ड्यूटीज थे उनको क्या किया गया, एबॉलिश किया गया, है ना। और इस तरीके की बहुत सारी चीजें उसने क्या किया, लागू किया। अब जहां जहां पर नेपोलियन की आर्मी जा रही थी तो उसको बोला जाता था आर्मी ऑफ लिबरेटर आ रही है, आर्मी ऑफ हार्बिंजर आ रही है, देवदूत आ रहे हैं, हमको ये आजाद करेंगे, लोगों राजा से हमें क्या करेंगे, आजाद करेंगे। लेकिन नेपोलियन जहां जहां पर जा रहा है वहां पर क्या लाया जा रहा है, नेपोलियनिक कोड ऑफ कंडक्ट, यानी क्या कह रहा है कि अगर मेरे कंट्रोल में रहना है तो मैं जो जो चीजें कहूंगा वो तुमको मानना पड़ेगा। और आगे जाकर के आप देखेंगे कि नेपोलियन लोगों को जबरदस्ती क्या करेगा, फ्रेंच आर्मी के अंदर जबरदस्ती उनको रिक्रूट करेगा, क्योंकि वो चाहता था कि मेरी बहुत बड़ी आर्मी स्टैब्लिश हो जाए और मैं पूरे यूरोप को क्या कर लूं, कंट्रोल कर लूं। तो जो लोग एंजॉय कर रहे थे नेपोलियन के आने का, वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो लोगों को कह रहा था मैं तुमको इक्वालिटी दूंगा, मैं तुमको फ्रेटर्निटी दूंगा, मैं तुमको लिबर्टी दूंगा, धीरे धीरे लोग जो है, लोगों को घुटन होगी किसकी, नेपोलियन की। क्योंकि नेपोलियन क्या करेगा, बहुत प्रकार के ऐसे चेंजेस लागू कर देगा जिससे लोगों को वो चीजें पसंद नहीं आएंगी। तो धीरे धीरे लोगों को, जो लोग वेलकम कर रहे थे, यहां पर लिखा है एनसीईआरटी ने, नो डाउट इट डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी, ये धीरे धीरे क्या बन जाएगा, डिक्टेटर बन जाएगा, कि मेरे हिसाब से ही तुम्हें क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। और इसने बहुत प्रकार के, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के अंदर इसने बहुत प्रकार के क्या किए थे, चेंजेस लाए थे। प्रिंसिपल्स इन द ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल, रेशनल का मतलब होता है लॉजिकल। लॉजिकल क्यों है, आप बताइए, एक ही कंट्री के अंदर क्या अलग अलग यूनिट्स होना चाहिए मेजरमेंट के, कि कोई कह रहा है कि मैं एक हील को 53.3 में मानूंगा, और एक कहेगा मैं 55 पे मानूंगा, कोई कहेगा मैं 60 सेंटीमीटर का मानूंगा। तो क्या ये लॉजिकल है, नहीं है। एफिशिएंट सिस्टम का मतलब होता है, एफिशिएंट का मतलब होता है पहले से उसने बेहतरीन सिस्टम को क्या किया, एस्टैब्लिश किया, और इसी सिस्टम को हम लोग, इसी कोड ऑफ कंडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये सारे लोगों के ऊपर क्या किया गया, बराबर रूप से लाया गया। और ये सिविल कोड या नेपोलियनिक कोड ऑफ कंडक्ट 1804 के अंदर लाया गया, और ये वहां वहां लागू किया गया जहां जहां पर नेपोलियन का क्या होता था, कंट्रोल किया कर। नेपोलियन ने सबसे पहले क्या किया,
प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ समाप्त किया। प्रिविलेज का मतलब बाय डियर फ्रेंड क्या होता है? प्रिविलेज का मतलब होता है एक्स्ट्रा राइट्स, एक्स्ट्रा राइट्स। पहले आप देखेंगे कि फ्रांस के अंदर क्लर्जी के पास और नोबिलिटी के पास कुछ क्या होते थे? बेस्ड ऑन द बर्थ एक्स्ट्रा राइट्स होते थे। दे वर एग्जेम्प्टेड टू फ्रॉम पेइंग द टैक्स। उनको टैक्स देने से क्या होता था? मना ही होता था, वो टैक्स नहीं देते थे। तो इस नेपोलियन ने कहा कि आज से ये जो प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ है, मैं इसको पूर्णतः समाप्त करता हूं, उन कंट्रीज में भी समाप्त करता हूं जहां जहां पर मेरा क्या है? कंट्रोल है। और आज से मैं क्या स्टैब्लिश करता हूं? इक्वालिटी बिफोर द लॉ इन द आईज ऑफ द लॉ, इन द आईज ऑफ द लॉ, इन द आईज ऑफ द नेपोलियन। आज से कोई न तो छोटा माना जाएगा न तो बड़ा माना जाएगा। आज से सभी लोगों को क्या किया जाएगा? बराबर रूप से देखा जाएगा। और सिक्योर्ड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा, राइट टू प्रॉपर्टी अगर मैं आपको बताऊं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे। उसमें एक फंडामेंटल राइट क्या होता था? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब है कि नो वन कैन टेक योर प्रॉपर्टी, है ना। मतलब पहले क्या होता था कि जब क्लर्जी को लगता था, नोबिलिटी को लगता था, तो वो किसी की प्रॉपर्टी को क्या कर देता था? हथिया लेता था। नेपोलियन कह रहा है कि किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी का कोई भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई भी दूसरी प्रॉपर्टी को इनकरप्टेड नहीं कर पाएगी, या किसी की प्रॉपर्टी छीन नहीं सकती है। मैं हर व्यक्ति को क्या देता हूं? राइट टू प्रॉपर्टी देता हूं। और यहां पर आप देखेंगे दिस कोड वाज द एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर द फ्रांस। ये नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट कहां लागू किया जा रहा है? आपने पढ़ा होगा कि नेपोलियन ने मोर देन 15 कंट्रीज को क्या किया था? अपने कंट्रोल में लागू कर दिया था। जैसे डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी। नेपोलियन ने यहां पर सब जगह सिंपल सा कह दिया कि मेरे अंडर कंट्रोल रहना है, तो नेपोलियन ने कोड ऑफ कंडक्ट क्या करना पड़ेगा? लागू ही लागू करना पड़ेगा। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स का मतलब क्या है? ध्यान सुनिए। जैसे आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि एक स्टेट होता है, क्या होता है? एक स्टेट होता है। और उस स्टेट के नीचे क्या होता है? उस स्टेट के नीचे क्या होता है? बोलो। मल्टीपल क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट होते हैं। और उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होते हैं? ग्राम पंचायत वगैरह होता है, सारा कुछ होता है, म्युनिसिपैलिटी वगैरह। तो ये सारा सिस्टम पहली बार यूरोप के अंदर कौन स्टैब्लिश कर रहा है? इस तरीके का डिवीजन ये नेपोलियन क्या कर रहा है? स्टैब्लिश कर रहा है। अब यहां पर आप देखिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया। जैसे पहले सेंट्रल बना दिया गया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे आज की डेट में हम लोग देखते हैं। फिर उसने क्या किया? स्टेट गवर्नमेंट बना दिया। स्टेट गवर्नमेंट के नीचे उसने क्या बना दिया? जैसे आज की डेट में हम लोगों का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। इस तरीके से उसने डिवीजन क्या किया? बनाया। और एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूडल सिस्टम? देखो, एक सामंत होता था। सामंत जिसे क्या बोलते हैं? लैंडलॉर्ड। क्या बोलते हैं? लैंडलॉर्ड। ये लैंडलॉर्ड बेसिकली काम क्या करता था? अगर मैं बताऊं तो ये लैंडलॉर्ड मैंने स्टैब्लिश कर दिया। लैंडलॉर्ड, ये लैंडलॉर्ड पीजेंट से क्या किया करता था? ये लैंडलॉर्ड बेसिकली पीजेंट से क्या किया करता था? टैक्स कलेक्ट किया करता था। ठीक है ना। और ये पीजेंट्स कई बार क्या होता था? परेशान होता था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते थे टैक्स देने के। फिर भी लैंडलॉर्ड से क्या करता था? जबरन टैक्स को वसूला करता था। तो इस प्रकार के सिस्टम को क्या किया जा रहा है? समाप्त किया जा रहा है। इसी चीज को वहां पर लिखा हुआ है, एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड द मैनोरियल ड्यूज। सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज का मतलब क्या है? जैसे पीजेंट कई बार क्या करता था? इस लैंडलॉर्ड से कुछ पैसा उधार ले लिया करता था। जैसे इसकी लड़की की शादी करना है तो लैंडलॉर्ड से क्या कर दिया था? तो कुछ पैसे उधार ले लेता था। अब जब ये लैंडलॉर्ड इससे पैसे उधार लेता था तो पीजेंट के ऊपर वो क्या करता था? हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देता था। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये पीजेंट्स का क्या होता था? भयंकर एक्सप्लॉइटेशन होता था। तो नेपोलियन कह रहा है कि किसी भी प्रकार की जो पुरानी मैनोरियल ड्यू है, मैनोरियल ड्यू का मतलब है बकाया राशि है, ठीक है, उस बकाया राशि को मैं आपसे क्या करता हूं? समाप्त करता हूं। ठीक है। यानी किसी को भी अब किसी भी पेजेंट्स को अपने लैंडलॉर्ड के ऊपर कोई भी पुराना धनराशि देने का जरूरत नहीं है। मैं सारा क्या करता हूं? लोन समाप्त करता हूं। जैसे गवर्नमेंट क्या करे 2027 में किसानों का पूरे लोन को क्या कर दे? समाप्त कर दे, किसान क्रेडिट कार्ड वाला, इस तरीके की चीज।
अब नेपोलियन यहां पर क्या कर रहा है कि टाउन्स के अंदर जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन है, गिल्ड बेसिकली क्या होता था, ध्यान सुनना, गिल्ड का मतलब, गिल्ड का ये मतलब होता था कि व्यापारियों का एक समूह होता था। अब जैसे मान लीजिए एक बांदा की बात करें हम लोग, या किसी भी मार्केट की बात करें, अब ये कुछ ट्रेडर्स का समूह है, अब ये कुछ ट्रेडर्स का समूह है और मिस्टर एक्स एक व्यक्ति है, ये इस मार्केट के अंदर कोई भी धंधा पानी शुरू करना चाहता है, तो ये जो व्यापारियों का समूह होता था, ये इन लोगों की परमिशन लेना होता था, और जब तक ये परमिशन नहीं ले सकता था तब तक ये नए मार्केट के अंदर प्रवेश करके अपना क्या नहीं कर सकता था, व्यापार नहीं कर सकता था। नेपोलियन ने कहा ऐसा ना चल, वो अब ये सब नहीं चलेगा, आज से गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को मैं क्या करता हूं, समाप्त करता हूं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश किया गया, बेहतरीन तरीके के नए नए चीजों को एस्टेब्लिश किया गया, ताकि अगर अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होगा, इजियर मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा, तो ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा, और जब ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है भैया, देश की क्या बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, और जब देश की जीडीपी बढ़ेगी तो नेशन डेवलपमेंट होगा। कम्युनिकेशन सिस्टम्स को एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है ना, जैसे टेलीफोन वगैरह यहाँ एस्टेब्लिश किए गए यहाँ पर, ठीक है, डाक वगैरह की व्यवस्था की गई। पीजेंट्स को, आर्टिजन्स को, वर्कर्स को और न्यू बिजनेसमैन ने ये सारी चीजें क्या किया, बहुत एंजॉय किया। फ्रीडम, ये नई प्रकार की जो फ्रीडम मिल रही थी बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स को गुड्स का, तो इससे क्या हुआ, उनको ये समझ में आने लगा कि इस यूनिफॉर्म लॉस और स्टैंडर्डाइज मेजर वेट्स एंड मेजरमेंट से, स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट का मतलब आज की डेट में आप देखते होंगे क्या है बेटा, आज की डेट में क्या है, एसआई यूनिट सिस्टम है। जैसे आप थ्रू आउट द कंट्री कहीं पर भी चले जाइए, एक जगह से दूसरी कंट्री पे चले जाइए, तो लेंथ आज हर एक कंट्री के अंदर किस में मेजर की जाती है, मीटर में। मास किस में मेजर किया जाता है, केजी में मेजर किया जाता है। यानी हर एक चीज को मेजर करने का आज की डेट में क्या है, एक स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजरमेंट है कि नहीं है, बोलो, अरे बोलो यस और नो। जैसे टाइम को मेजर करने के लिए आज हर कंट्री किस में मेजर कर रही है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है उसकी, सेकंड है। तो सबसे पहले यहां पर आप पूरे के पूरे देखेंगे तो नेपोलियनिक कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजरमेंट के साथ साथ आप देखेंगे एक स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजरमेंट लाया जा रहा है, कॉमन नेशनल करेंसी लाई जा रही है। पहले अगर आप देखेंगे तो इतनी सारी करेंसीज होती थी एक कंट्री के अंदर, जिससे लोगों को क्या होती थी, परेशानी होती थी। क्यों होती थी परेशानी, कि भैया एक जगह से व्यापारी दूसरे देश पर गया, अब वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, फिर से वो करेंसी क्या हो रही है, वहां पर चेंज हो रही है। तो नेपोलियन ने कहा ये नॉन रेशनल सिस्टम है, इस तरह के सिस्टम को क्या होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। जैसे आज की डेट में आप देखेंगे पूरी कंट्री हमारी इंडिया की एक करेंसी क्या है, रुपया है। अरे बोलो ये सर नो, आप कहीं पर भी चले जाइए, जैसे जापान के अंदर चले जाइए तो येन है ना, तो वहां पर जो मल्टीपल करेंसीज थी, उन मल्टीपल करेंसीज को क्या किया, उसने समाप्त किया और एक नेशनल करेंसी को क्या किया, एस्टैब्लिश किया। इससे क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। यानी सामान एक जगह से दूसरी जगह पर अच्छे से चलेगा, यानी ट्रेड एंड कॉमर्स क्या होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा। और अगर ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा तो नेशन का डेवलपमेंट ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा ज्यादा उसको क्या मिलेगा, टैक्स मिलेगा। एक्सचेंज ऑफ गुड्स अच्छा होगा, कैपिटल यानी मनी का मूवमेंट भी अच्छे से होगा एक रीजन से दूसरी जगह पर, और इससे क्या होगा, पूरी कंट्री के अंदर एक बेहतरीन तरीके का एक मैनेजमेंट एस्टैब्लिश होगा। अब आइए जरा ऊपर, यहां आइए, मैंने आपको पढ़ाया कि भैया यहां पर 1815 के अंदर बैटल ऑफ वाटरलू के अंदर, बैटल ऑफ वाटरलू क्या है, बेसिकली जिन 15 कंट्रीज को उसने क्या किया था, कलेक्टिव रूप से हराया था धीरे धीरे करके, उन कलेक्टिव रूप से उन कंट्रीज ने क्या किया, नेपोलियन के ऊपर अटैक कर दिया, और ये फेमस बैटल है बैटल ऑफ वाटरलू। और बैटल ऑफ वाटरलू जब हो जाती है, नेपोलियन क्या कर जाएगा, यहां पर नेपोलियन क्या कर जाएगा, लॉस कर जाएगा। तो जब नेपोलियन लॉस कर जाएगा तो यहां पर एक ट्रीटी होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ वियना। और ट्रीटी ऑफ वियना के बाद क्या किया जा रहा है कि जो फ्रांस का जितना भी एक्सपेंशन था, उस एक्सपेंशन को क्या किया जाता है, फिर से समाप्त किया जाता है। और इस ट्रीटी के अंदर कहा जाता है कि आज के बाद फ्रांस अपना किसी प्रकार का टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं कर पाएगा, और उसकी फ्रांस की आर्मी को डीमिलिटराइज किया जाता है। और ये जो ट्रीटी ऑफ वियना है, ये ट्रीटी ऑफ वियना बेसिकली ऑर्गेनाइज किसने की थी,
ऑस्ट्रियन वाइस चांसलर जिसका नाम है ड्यूक मैटरनिक। ड्यूक मैटरनिक, ये ड्यूक मैटरनिक वही है जो कहता है फ्रांस नीड्स द होल यूरोप कॉट कफ एंड कोल्ड। अगर फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है। ये वही ड्यूक मैटरनिक है। और ये क्या कर रहा है, ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहा है। और जो जो कंट्रीज के ऊपर फ्रांस ने कंट्रोल किया हुआ था, अब उसको पिज्जा के माफिक क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। और 1815 के बाद एरिस्टोक्रेसी को वापस से रिवाइव किया जा रहा है, राजाशाही को फिर से क्या किया जा रहा है, रिवाइव किया जा रहा है, फिर से लाया जा रहा है। तो एनसीईआरटी ने यहां पर एक मैप दिखाने की कोशिश किया है कि यूरोप आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वियना, और ट्रीटी ऑफ वियना के तहत एरिस्टोक्रेसी को क्या किया जा रहा है, राजाशाही को, एरिस्टोक्रेसी को रिवाइव किया जा रहा है, वापस से लाया जा रहा है। और जो डेमोक्रेसी थी, बेसिकली जो लोगों को जीने का सलीका था, उसको क्या किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। लोगों से क्या छीनी जा रही है, लिबर्टी छीनी जा रही है, इक्वालिटी छीनी जा रही है, और क्या छीनी जा रही है, फ्रेटर्निटी छीनी जा रही है। लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स थे, जो डिक्लेरेशन ऑफ मेंस थे, जो बेसिकली लोगों के क्या थे, फंडामेंटल राइट्स थे, उन फंडामेंटल राइट्स को भी क्या किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। अब आप देखिए यहां पर जो फ्रांस था उसकी टेरिटरी जो पहले बड़ी रूप से होती थी, अभी मैंने बताया स्विट्जरलैंड वगैरह को उसने ऑक्युपाई किया हुआ था, है ना, स्पेन के अंदर भी उसने ऑक्युपाई किया हुआ था, ठीक है ना। ये सारा कुछ क्या किया जा रहा है, उससे वापस लिया जा रहा है। ये पूरा बवारिया वगैरह ये पूरा हिस्सा किसके कंट्रोल में था, पूरा फ्रांस के कंट्रोल में था, और उसके वापस उससे छीने जा रहा है। और कहा जा रहा है आज के बाद किसी प्रकार का टेरिटोरियल एक्सटेंशन आप नहीं। और आप देखिए कि फ्रांस के अंदर जो आपने याद होगा कि लुई 16 की जो फैमिली डायनेस्टी थी वो क्या नाम था, बर्बन डायनेस्टी। उस बर्बन डायनेस्टी को वापस से लाया जा रहा है, और बर्बन डायनेस्टी के यहाँ पर रूलर को फिर से क्या किया जा रहा है, यहाँ पर गद्दी के ऊपर लाया जा रहा है। और ट्रीटी ऑफ वियना के तहत जितने भी कंट्रीज थे जिनको फ्रांस ने ऑक्युपाई किया था अंडर द कंट्रोल ऑफ नेपोलियन, उनको फिर से क्या किया जा रहा है, छीना जा रहा है। और इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, ऑस्ट्रिया। ये वही ऑस्ट्रिया है जिसका ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर क्या था, बहुत बड़े लेवल पर रूल करता था यूरोप के अंदर। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि इन लोगों ने क्या किया, एरिस्टोक्रेसी को वापस से रिवाइव किया, फिर से स्टैब्लिश किया, लोगों से डेमोक्रेसी छीन लिया, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी समाप्त कर दिया, फंडामेंटल राइट्स को समाप्त कर दिया गया। और जो भी नेशनलिज्म नेपोलियन ने लोगों के अंदर फिलअप किया था वो सब पूरी तरह से क्या कर देगा, ये समाप्त कर देगा। तो आप देखेंगे कि ज्यादा टाइम तक आप बंदूक के दम पर, तलवार के धार पर ज्यादा दिन तक आप वापस से उनको क्या नहीं वर्क कर सकते, अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते हैं। आने वाले टाइम पर आप देखेंगे 1821 के अंदर सबसे पहले जो ग्रीक नाम का कंट्री है, ये दिख रहा होगा आपको, ग्रीस, ये ग्रीस जिसको ओटोमन एम्पायर कंट्रोल किया हुआ है, 1821 के अंदर ये ग्रीस क्या करेगा, अपनी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट कर देगा। फिर आप थोड़ी टाइम बाद देखेंगे इजिप्ट क्या करेगा, अपने आप को क्या करेगा, फ्रीडम स्टैब्लिश करा लेगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि रसिया, ये जो पोलैंड को कंट्रोल किया हुआ था, रसिया के अंदर आप देखेंगे कि रसिया के लोग रसियन भाषा को यहाँ पर थोपने की कोशिश करेंगे। पोलैंड के लोग कहेंगे कि हम पोलिश भाषा बोलेंगे, बेस्ड ऑन द लैंग्वेज अपने आप को क्या करा देंगे, फ्रीडम करा देंगे। तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो एरिस्टोक्रेसी वापस से लाई गई है, इस एरिस्टोक्रेसी को लोग समाप्त करके फिर से क्या स्टैब्लिश कर देंगे, अपनी खुद की डेमोक्रेसी। और अगर आपको कोई डाउट हो इस लेक्चर के ऊपर तो आप कमेंट करिएगा। मैंने पूरा प्रयास किया है आपको डिटेल में, कंप्रेहेंसिव वे के अंदर आपको समझाने का, है ना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट के ऊपर इस चीज को बताइएगा। थैंक यू सो मच।